हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं आशीष आईआईटी कानपुर से और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में अगला चैप्टर 2, जिसके अंदर आप समझेंगे कि जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव हैं, इनको हम लोग बेटर क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे आप किसी भी चीज को बता सकते हो कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हमने ये समझा था कि टेक्सोनॉमी क्या होता है और उसके अंदर टेक्सॉन्स क्या क्या होते हैं। हमने ये समझा था कि क्लासिफिकेशंस कैसे करते हैं और हम लोगों ने सीखा था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है। अब ये सब सीखने के बाद में अब समय आ गया है कि हम लोग अब थोड़ा सीरियसली और डेप्थ में जाएं और समझें कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है और कैसे उस पर काम करते हैं लोग। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, वो होता है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया किसने था। सबसे पहली बात, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत ही क्या थी। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में जैसे देखा था कि कोई भी चीज अगर लिविंग है तो उस लिविंग चीजों को हमारे को एक बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में और पढ़ने के लिए उनको सेपरेट करना जरूरी है, ताकि हम डिस्टिंक्ट कर पाए कि अगर हमारे पास सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसके अंदर से कौन से हैं जो कि जो है प्लांट्स हैं, कौन से ऐसे हैं जो कि एनिमल्स हैं, अगर एनिमल है तो किस टाइप का एनिमल है। तो ये सब चीजें समझा पाने के लिए और एक ग्लोबल स्केल पे पूरे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर हम लोग सबके सामने एक कॉमन स्टैंडर्ड रखने के लिए, उसके लिए हम लोगों को एक जो है सिस्टम की जरूरत है जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड सब लोग पूरे विश्व में एक ही फॉलो करें, जिससे बायोलॉजिस्ट का काम आसान हो जाए कि हमारे लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देना, उसको कैटेगराइज करना आसान हो जाए। ठीक है, तो हम लोग यही देखते हैं कि कब से शुरू हुआ कहानी। तो कहानी शुरू होती है बहुत पहले, जब हमारे एक बहुत ही रेनोन साइंटिस्ट थे, ग्रीस के अंदर ये साइंटिस्ट थे, ग्रीस एक देश है, वहाँ के एक साइंटिस्ट थे, एरिस्टोटल नाम था इनका। हम लोग देखेंगे कि कैसे एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन के अंदर उन्होंने क्या क्या दिया। और अभी के तारीख में, आज की तारीख में जो आपकी बुक्स में आप लोग पढ़ते हो, जिसका नाम है R.H. विटेकर्स क्लासिफिकेशन, तो हम लोग इनके क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे, जिनका नाम है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर। इनके क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे। तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या जो है कौन से क्लासिफिकेशंस थे, जो कि सबसे पुराना क्लासिफिकेशन है जो कि एरिस्टोटल का दिया हुआ क्लासिफिकेशन है, और जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन फॉलो होता है जो कि R.H. विटेकर का दिया हुआ क्लासिफिकेशन है। दोनों के बारे में हम लोग उस पूरी रेंज के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पुराने से लेके सबसे नया क्लासिफिकेशन का सिस्टम क्या है। और एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो बीच के अंदर बहुत पॉपुलर हुआ था, वो था कार्लस लिनेनस का। आपने टेक्सोनॉमी के अंदर जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था, कार्लस लिनेनस। कार्लस लिनेनस इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। कार्लस लिनेनस का दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु इज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, तो आप लिख सकते हैं कार्लस लिनेनस। ठीक है, सो ही इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो कार्लस लिनेनस ने जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कि एक प्लांट होता है, एक एनिमलिया होता है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। एंड अल्टीमेटली R.H. विटेकर ने जो 1969 के अंदर क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपके R.H. विटेकर का क्लासिफिकेशन जब आता है, तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं वो है सबसे पुराना क्लासिफिकेशन, जो कि एरिस्टोटल ने दिया था। एरिस्टोटल 1300s के अंदर जो है जिंदा थे, 300 साल पहले। जब हम लोग टाइम लाइन के बारे में बात करते हैं बच्चा, बायोलॉजी के अंदर या फिर आप कभी भी टाइम के बारे में बात करते हो, तो ये सब कुछ जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के दिया हुआ है। वेस्टर्न वर्ल्ड का मतलब जो लोग वेस्ट के अंदर हैं, जैसे कि देश जो कि यूरोप में आते हैं या फिर USA के अंदर आते हैं या कनाडा या ऐसी तरह से आते हैं, जो कि पश्चिमी देश हैं, उन लोगों ने इसका जो है टाइमलाइन बनाया था। तो उनका टाइमलाइन जो है जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह, उनकी बर्थ के हिसाब से होता है। तो अगर ये जीसस का बर्थ था, जीसस यहाँ पे बर्थ हुए थे, तो इससे पहले के टाइम को हम लोग कहते हैं कि जीसस के बर्थ से पहले को कहते हैं BC, सो बिफोर क्राइस्ट। तो ये हर जगह तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कि बिफोर क्राइस्ट है ये। ठीक है,
सो इट इज कॉल्ड एज डी सी। एंड जीसस की डेथ के बाद में सब कुछ कहते हैं ए डी, ठीक है। सो ये सिस्टम एक नॉर्मल सी बात है जो कि आपको मतलब बायोलॉजी की बुक में तो नहीं मिलेगी, बट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सीख लीजिए, काम आएगा। कि कभी भी टाइम के बारे में लिखा होता है कि, तो हम लोग जब एरिस्टोटल के बारे में बात करते हैं तो ये पैदा हुए थे 362 बीसी के आसपास, तो यानी कि जीसस क्राइस्ट से भी 360 साल के पहले के आसपास ये पैदा हुए थे। और 322 बीसी के अंदर इनकी डेथ बताई जाती है, तो इनके बाद में मर गए थे करीब इतने टाइम में, तो करीब 60 साल के आसपास ये जिंदा रहे और इन्होंने बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताई। ही इज रिनोन्ड, इनके बारे में जाना जाता है, इनके बारे में कहा जाता है कि एरिस्टोटल एक बहुत ही माने हुए साइंटिस्ट थे अपने जमाने के, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ बताया है। फिजिक्स में भी आप इनका नाम सुनोगे, बायोलॉजी में भी इनका नाम सुनोगे, केमिस्ट्री में भी इनका नाम सुनोगे, इन्होंने हर जगह बहुत कुछ किया है, ठीक है। तो बायोलॉजी में इन्होंने क्या किया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सबसे एक अर्लीस्ट अटेम्प्ट था, सबसे पुराना अटेम्प्ट था ऑफ क्लासिफाइंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लोग ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि एरिस्टोटल जो थे उन्होंने सबसे पुराना क्लासिफिकेशन का एक तरीका दिया था। एंड इन्होंने क्या किया था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो मेन ग्रुप में डिवाइड करा था। क्या दो मेन ग्रुप में डिवाइड करा कि वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, ठीक है। एक कॉमन इंसान, एक साधारण इंसान देखता है और बता सकता है कि ये पौधा है, ये जानवर है, बस ये जो देख सकते थे उन्होंने बोला कि सिर्फ ये पौधे हैं, ये जानवर है। अब आपके लिए ये चीज होगी तो इसमें बड़ी क्या बात है, इसके लिए हम इनको इतना क्यों क्रेडिट दे रहे हैं। तो बेटा ये समझो कि कितनी पुरानी टाइम के अंदर उन्होंने ये बात बोली थी, उस टाइम पे ये चीजें भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो हम लोग जो देख रहे हैं, तो इन्होंने दिया था 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन, 2 मेन ग्रुप थे इनके, एक एनिमल्स थे, एक प्लांट्स थे। अब इन्होंने प्लांट को भी डिवाइड किया था स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन देखें जो इन्होंने दिया था, तो उन्होंने बोला कि हर्ब्स होते हैं, शर्ब्स होते हैं और ट्री होते हैं। ये आप लोगों ने भी अपना फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड में ये सब चीजें पढ़ी है कि जो छोटे बच्चों के जब थे आप लोग, तब भी आप पढ़ते थे कि जो छोटे पौधे होते हैं जिसके अंदर जो है सॉफ्ट उनके तने होंगे, जैसे कि पालक, ठीक है, जैसे कि धनिया, जैसे कि पुदीना, ठीक है। तो ये हर्ब्स जो है, ये सब के सब जो है हम हर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो हर्ब्स की कैटेगरी के अंदर चीजों का आने का क्या होता है कि एक तो छोटे होंगे, तो जैसे कि आपको पता है कि पालक का पत्ता जो होता है वो ऐसे छोटा सा होगा, ऐसे पालक का पत्ता हो गया, ठीक है। तो इसका क्या होता है, तना जो होता है वो पतला होता है और पत्ता भी सॉफ्ट होता है। तो स्मॉल और सॉफ्ट स्टेम्ड प्लांट को कहते हैं हर्ब्स, ठीक है। फिर आ गया शर्ब। शर्ब जैसे कि मीडियम साइज होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा है, ये भी नहीं है कि बहुत छोटा है, एक छोटे, एक एवरेज साइज का है, ठीक है। और बुशी है, बुश मतलब झाड़ जैसा है, जैसे कि आप कहते हैं कि चने का झाड़ है, ठीक है, या फिर आप कह दो कि गुलाब का झाड़ होता है, ठीक है। तो ये सब शर्ब्स में आते हैं। शब्द है शर्ब, SHRUBS, शर्ब्स, ऊपर वाला हर्ब्स, फिर शर्ब्स और लास्ट ट्रीज यानी कि पेड़। अगर किसी भी चीज का जो है, जैसे भी पौधे का साइज बड़ा था और उसका तना जो था वो वुडी था, लकड़ी दिए जैसे, लकड़ी जैसा होता है, वुडी था, तो उसको इन्होंने बोला कि ये ट्री है, ठीक है। तो इन्होंने ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन दिया था। और एनिमल्स के अंदर भी इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था कि एक जिनके अंदर जो खून होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, तो वो वर्टेब्रेट है, अभी उसे वर्टेब्रेट कहते हैं। तो इन्होंने तो नाम दिया था कि ये रेड ब्लड सेल्स वाले हैं, तो इसको रेड ब्लड सेल वाला एनिमल बोलोगे, और अगर बिना रेड ब्लड सेल वाला है तो उसके बेसिस पे अलग कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने इन बेसिस पे कि जो है उसके अंदर ब्लड सेल है, रेड वाला ब्लड सेल, आप पढ़े हो ना ब्लड के अंदर जो ब्लड नहीं होता है, सो ब्लड के अंदर आपको पता है कि जो सेल्यूलर कंपोनेंट होते हैं उसमें 3 टाइप होता है, ठीक है, 3 टाइप होता है। क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, पढ़ा है आपने ये, और प्लेटलेट होता है। तो एरिस्टोटल जी ने बताया था कि अगर किसी भी एनिमल के अंदर रेड ब्लड सेल है तो वो
एक अलग कैटेगरी का कहलाएगा कि रेड ब्लड सेल वाला हो गया, और अगर जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं है तो वो अलग हो गया। ठीक है, तो ये इनका बेसिस था एक क्लासिफिकेशन करने का, वो भी इतने जमाने पहले। ठीक है, अब इस क्लासिफिकेशन को अगर देखा जाए, उस जमाने के अंदर बहुत अच्छा था कि आप किसी भी जानवर को पकड़ के लाए, उसे काटा, आपने उसका खून देखा, खून में रेड ब्लड सेल है तो वो एक कैटेगरी होगी, खून में रेड ब्लड सेल नहीं है तो नहीं है। जैसे कि चिकन काटा, बकरा काटा, ऐसी चीजों को काटा जो लोग खाते हैं, तो उसके अंदर तुम्हें लाल रंग का खून मिला। ठीक है, फिर तुम जाके मछली पकड़ के लाए, श्रिम्प काटा, तो उसके अंदर तुम्हें लाल रंग का खून नहीं मिला। तो ये जो होगा क्लासिफिकेशन, तो उस बेसिस पर उन्होंने कर दिया था कि ये रेड ब्लड सेल वाला है, बिना रेड ब्लड सेल वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने भी यही चीज देखी है। तो इसकी ड्रॉबैक्स क्या थे कि एक तो ये बहुत ज्यादा सिंपल था। ठीक है, सिंपल था तो ये मतलब बुरी बात नहीं, अच्छी बात है चीजों को सिंपल रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि इसमें इवोल्यूशनरी जो है रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कोई साइंस नहीं सोची कि जो है अभी जितना हम जानते हैं उस वक्त नहीं जानते थे, तो उन्होंने उस चीज के बारे में नहीं सोचा। और दूसरा चीज है, इसमें कोई सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में कोई बात नहीं थी, क्योंकि उस वक्त में कोई सेल के बारे में जानता ही नहीं था। और जेनेटिक फैक्टर के बारे में भी इन्होंने कुछ खास बात नहीं करी थी। तो ये सब चीजों की वजह से एरिस्टोटल का जो क्लासिफिकेशन था, जो कि बहुत जमाने तक चला, बाद में उसे डिस्कार्ड कर दिया गया, उसको मानना बंद कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही एंशंट जमाने में सही था। आज के जमाने में जैसे जैसे साइंस प्रोग्रेस कर रही है, आप समझ पा रहे हो ज्यादा चीजों को, तो ये सही नहीं है, इसलिए इसको नहीं माना गया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले पे कि अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या आया। सो अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आया बच्चा, वो आया कार्लस लेलेनस का। तो आपने इनको पहले भी देखा है, अब तो आपकी दोस्ती हो गई है इनके नाम से। सो सर कार्लस लेलेनस जो थे, इन्होंने दिया दूसरा क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल के बाद में जो फेमस हुआ। तो ये सबसे पहला पुराना अटेम्प्ट था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि केवल दो मेजर होंगे, एक प्लांट रखो और दूसरे वाले का नाम रखोगे एनिमल्स। तो इसेंशियली इनका भी वही था, बट नाम है इनका कि कार्लस लेनेनस है, तो इनका भी हम लोग पढ़ते हैं। सो इन दोनों पे आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैप्टर के अंदर भी आपको इतना नहीं बताया गया है। मेजरली जो इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना होगा वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं, तो हम क्या बात करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यहाँ से आपके बहुत सारे सवाल आते हैं। ठीक है, आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी एग्जाम को देने जाओगे, से आपने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दिया, जैसे कि नीट होता है, ठीक है, तो उन सब के अंदर ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन किसने दिया? ठीक है, तो पहला सवाल तो यहीं आ जाता है। देने वाले का नाम था 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन बताने वाले का नाम था R.H. व्हिटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग, इनका नाम था रॉबर्ट हार्डिंग, एंड लास्टली व्हिटेकर, TTAKER। ये है इनका पूरा नाम। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर ने दिया था, क्या दिया था? 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन से ईयर में दिया था? 1969 में दिया था। ये भी सवाल कुछ कुछ पुराने पेपर्स में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इन्होंने अब तक जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा एरिस्टोटल का, 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? एरिस्टोटल क्या नाम था? उनका नाम पढ़ा था आपने। दूसरा लेलेनस ने दिया था। तो इनके 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर जो लिमिटेशन थी कि इन्होंने कोई भी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में, सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में जो है कंसिडरेशन नहीं रखा था। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए R.H. व्हिटेकर ने 1969 के अंदर एक नया सिस्टम बनाया, जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम को बनाने के लिए उन्होंने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखा कि मुझे इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नंबर 1 जिस चीज को उन्होंने ध्यान में रख के बनाया वो था स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक याद हो 10th स्टैंडर्ड का, 9th स्टैंडर्ड का, तो आप लोगों ने
पहले पढ़ा है कि सेल का स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं, ठीक है। तो सेल के स्ट्रक्चर को अगर आपको याद हो थोड़ा, तो इस तरीके से होता है कि अगर मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाएंगे, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसको बनाने का तरीका सिंपल है। ऐसे लीजिए, ऐसे एक बाहर की तरफ सेल वॉल होगा, ठीक है। सेल वॉल के अंदर की तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होगी, ये रही एक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बीच के अंदर इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल होगी, ठीक है। एंड साथ में उसके अंदर की तरफ होगा साइटोप्लाज्म, जो भी आप देखते हो साइटोप्लाज्म होगा। मूवमेंट के लिए इस सेल को चलना भी होगा इधर से उधर, तो मूवमेंट के लिए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर इस तरह से, मूवमेंट के लिए हम लोग देखते हैं कि सेल के अंदर इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर बनी है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर 1, इस चीज का नाम क्या था कि इस चीज को कहते हैं हम लोग सेल वॉल, ठीक है। एक सेल वॉल होगा, सेल वॉल के अंदर जो चीज होती है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल है जो कि सबसे बाहर है, सेल वॉल के अंदर एक और मेम्ब्रेन है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PLASMA, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर की तरफ अगर आप जाओगे तो आप देख पाओगे कि एक जेनेटिक मटेरियल होगा बीच में, और ये जो स्ट्रक्चर है जिससे जो है कोई भी प्रोकैरियोटिक सेल चल पाएगा तो उसका नाम होगा फ्लैजेला, ठीक है। तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, तो आप इसके अंदर देख पा रहे हो कि कोई भी न्यूक्लियस या ऐसे स्ट्रक्चर्स नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है। तो इस चीज के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर का प्रिसाइजली नाम क्या है? तो इसका नाम दिया जाता है कि इसका नाम है एक प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। सो अगर आप बोलोगे तो प्रोकैरियोट का मतलब क्या है? प्रो का मतलब होता है पहले, ठीक है। प्रो का मतलब होता है पहले, बिफोर, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। ऐसे सेल जिसके अंदर सेल, तुम लोगों ने पहले सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो सेल का जो पहले स्ट्रक्चर पढ़ा था हम लोगों ने ये देखा था कि बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है। पर प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है कि ये है प्रो का मतलब होता है बिफोर, और न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं बना था, पुराना था। तो ये एक ऐसा सेल है जो पुराने जमाने के जो सेल्स होते थे वो ऐसे होते थे जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होती थी, तो इसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है? एक सेल वॉल होती है, एक सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और मूवमेंट के लिए फ्लैजेला दी हुई होती है, ठीक है। तो ये बात हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास अगर एक यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल कैसा दिखेगा? तो यूकैरियोटिक सेल दिखेगा ऐसा कि एक सेल मेम्ब्रेन होगी। अगर ये हम लोग बात कर रहे हैं, अगर ये वाला सेल एनिमल के अंदर है, ठीक है, अगर एनिमल के अंदर है तो उसमें क्या होगा? बीच में से एक न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल रखी है,
और बहुत सारे टाइप के सेल ऑर्गेनल्स बने हुए हैं यहाँ पे। सेम इस तरीके से तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, और आपका इधर की तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है ही, दी हुई, ठीक है। इस तरीके से है बना हुआ सब कुछ। अगर आप देखोगे तो आपके वाले के अंदर, सेल के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगी, गोल्जाई बॉडी बनी हुई होगी। इस तरीके से राइबोसोम्स होंगे जो कि आपके इससे आर्य अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेल के अंदर, ऐसे मेम्ब्रेन्स बने हुए होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। सो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या मिलेगा, अगर हम लोग बात करें तो एक बाहर सेल मेम्ब्रेन होगी, अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म होगा, अंदर की तरफ न्यूक्लियस होगा, और सेल ऑर्गेनल्स होंगे। तो ये कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे एक एनिमल सेल के, ठीक है। ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है। अभी ये यूकैरियोटिक सेल कौन से चीज का है, ये एनिमल का है। किसका है, एनिमल का है। क्यों, क्योंकि एनिमल्स में एक खासियत होती है कि उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर कोई और मेम्ब्रेन नहीं होती। पर अगर मुझे यही चीज को बनाना होता कि भाई आई वांट टू शो कि एक क्या कहते हैं अपना प्लांट का सेल कैसा दिखेगा, तो प्लांट के सेल में सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सिमिलर होगा, बस एक बाहर की तरफ ऐसे करके एक लेयर और होगी जिसका नाम है सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल हो गई। अगर एक सेल वॉल इसके अंदर बन गई तो ये क्या हो जाएगा, प्लांट के अंदर आ जाएगा। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, यूकैरियोटिक सेल होगा प्लांट का तो उसके अंदर जो है सेल वॉल होगी। यूकैरियोटिक सेल होगा एनिमल का तो उसमें एक सेल वॉल नहीं होगी। अंदर की तरफ और भी चीजें होंगी जो कि हम लोग अभी धीरे धीरे स्टडी करेंगे। तो हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो पहला जो पॉइंट आपने देखा कि सेलुलर स्ट्रक्चर होगा। दूसरा पॉइंट देखा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने देखा कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो बॉडी बना हुआ है बेटा, तो वो एक सिंगल सेल का बना हुआ है, ठीक है। तो उसे कहेंगे यूनी सेल्यूलर। यूनी का मतलब जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में जो भी आप शब्द पढ़ रहे हो शब्द को तोड़ के पढ़ो, ठीक है। तो यहां पे लिखा है यूनी, ठीक है। यूनी का मतलब होता है वन, और सेल्यूलर का मतलब होता है कि सेल वाला, तो सिंगल सेल, ठीक है। यूनिसेल्यूलर का मतलब क्या हुआ, सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में ये हो सकता है कि सेल जो है पूरा जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, वो पूरा शरीर जो है एक ही सेल से बना हुआ है, ठीक है। एक सेल का मतलब है कि उसके अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट्स होंगे, जो सेलुलर के ऑर्गेनरीज होंगी, वही उसके ऑर्गन है, वही उसी से वो सांस लेता है, सब कुछ वो एक ही सेल कर पा रहा है। तो वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहलाएगा, उसको कहते हैं हम लोग यूनिसेल्युलर। पर जैसे हम लोग हैं तो हमारे अंदर कोई ये तो नहीं है कि एक ही सेल से बने हो, आप तो करोड़ों अरबों सेलों से बने हुए, ठीक है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। सो ये जो है उसे कहते हैं मल्टी सेल्युलर। अब मल्टी सेल्युलर का अगर हम लोग जो है शब्दों को तोड़ के देखें, मल्टी का मतलब होता है क्या, अगर मैं यहां लिख दूं मल्टी, जब आप कहते हो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कर रही हूं, मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है, मतलब गुणा करना, तो ऐसे का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक से बहुत सारे बना सकते हैं। तो मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारा होना, तो काफी सारे मल्टीपल, मल्टी सेल्यूलर नाम है, ठीक है, मल्टी सेल्यूलर। तो मल्टी का मतलब होता है मेनी, या फिर मल्टीपल कह सकते हो आप, मल्टीपल सेल्स, बहुत सारे सेल से बना हुआ है, तो एक मल्टी सेलुलर चीज है, ठीक है। तो ये एक दूसरा पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया।
पहला पॉइंट कवर करा कि प्रोकैरियोटिक है या फिर वो यूकैरियोटिक है, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने सेल कवर जो है बात करी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है। तो आप पहली चीज क्या देख रहे हो, सेल्स को देख रहे हो। तो भाई कि इसकी सेल्स जो है, ये एनिमल मेरे पास आया है, इसको क्लासिफाई करना है, तो पहला मैं क्या देखूंगा कि इसमें सेल्स कैसे हैं, कि वो सेल्स प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ठीक है। पहली चीज देखी। दूसरी चीज देखोगे कि जो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है वो एक सेल से बना है या बहुत सारे से बना है, ठीक है। यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, हम लोग ये चीज देखेंगे। तीसरी चीज जो आती है बच्चे, वो होती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मैं न्यूट्रिशन के लिए तुम लोगों को बताऊंगा। तो देखो न्यूट्रिशन क्या होता है। सो अगर हम लोग कहते हैं कि न्यूट्रिशन, सो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कभी किसी चीज को खाना, आहार ग्रहण करना, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। सो न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कभी भी किसी चीज को अगर जिंदा रहना है, तो आपने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है कि अगर आपको कुछ खाना ही पड़ेगा, ठीक है, आप बिना कुछ खाए रेस्पिरेशन नहीं कर सकते, रेस्पिरेशन नहीं कर पाओगे तो ताकत नहीं आएगी, एटीपी जनरेट नहीं होगा, एनर्जी नहीं आएगी आपके शरीर में। तो शरीर को एक काम कराते रहने के लिए एनर्जी की जरूरत है। जैसे किसी भी जो है इंजन को चलने के लिए उसमें कोयले को डालने की जरूरत है, जिससे आग लगेगी, आग की वजह से भाप बनेगी, भाप की वजह से जो है आपका इंजन चलेगा। वैसे ही शरीर को भी खाने की जरूरत होती है, और खाने को ग्रहण करने को, आहार को ग्रहण करने को कहते हैं न्यूट्रिशन लेना। तो हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं वो न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। तो न्यूट्रिशन दो टाइप के अंदर हम लोग मेन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नंबर 1 क्लासिफिकेशन के अंदर आता है जिसका नाम है ऑटोट्रोफ्स। मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी बायोलॉजी में कोई भी शब्द के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो शब्द हमेशा किसी ना किसी चीज से आता है, ठीक है। तो शब्द का हमेशा एक मीनिंग होता है। तो अब आपके पास एक सवाल आता है कि ऑटोट्रॉफ शब्द है, तो ऑटोट्रॉफ शब्द का मतलब क्या है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ शब्द को दो हिस्सों में तोड़ दो। पहला है ऑटो, मतलब जैसे तो आप बुलाते हो ए ऑटो है जरा, वो तो नहीं होगा, बायोलॉजी है, कुछ रीजन होगा। सो ऑटो शब्द जो है इट मीन्स ऑटोमैटिक, ठीक है। ऑटोमैटिक शब्द का मतलब है यहाँ पर, तो ऑटो तो हो गया ऑटोमेटिकली, खुद से, सेल्फ, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। और ट्रॉफ जो शब्द होता है, ट्रॉफ शब्द का मतलब क्या होता है, ट्रॉफ शब्द का मतलब होता है खाना, टू ईट, ठीक है। टू, हम लोग लिखेंगे इसे टू ईट, ठीक है। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है टू ईट, खुद से खाना, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खुद का खाना बना सकते हैं और खुद खा सकते हैं, उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। आपको कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसा लिविंग जीव के बारे में पता है जो कि अपना खाना खुद से बना के खा लेते हैं? अपनी मम्मी मत बोलना, मम्मी खुद से खाना बना के खुद खा सकती हैं, ये जवाब नहीं है। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, वो अपने खुद के शरीर में खाना बना सकता है और उसे यूज कर सकता है। ऐसे किसी जीव का नाम सुना है आपने? तो वो होते हैं पौधे, ठीक है। सो पौधे के अंदर आपको पता है कि क्लोरोफिल होता है, ठीक है। उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बना सकता है, याद है? अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूं कि ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। और प्लांट्स के अंदर आपने जो है एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था फोटोसिंथेसिस, नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब कोई पौधा नेचुरली हवा में से CO2 को ले ले, ठीक है, और उसके साथ में जो पानी है अपनी जड़ों से पानी को ले ले, फिर उसके सेल्स के अंदर जो क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल है, उसको यूज करे सनलाइट की एनर्जी के साथ, तो वो बना पाएगा C6H12O
6 प्लस O2। ठीक है, अभी आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर हो सकता है पढ़ा हो कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो 6 CO2 6 H2O will give out 6 O2। ठीक है, तो छह मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के लेगा, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के लेगा, तो एक मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का। इस चीज का नाम है ग्लूकोज और इस चीज का नाम है ऑक्सीजन। और यहां पर जो लिखा है इसका नाम आपको पता होना चाहिए कि इसको कहते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। इसका नाम पता होगा, नाम सुना होगा, हो सकता है पिया भी हो आज, वाटर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, वाटर को लेगा नेचर से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास से, और उससे वो ग्लूकोज बनाता है। और यही ग्लूकोज जो है जाता है एक और इंटरेस्टिंग साइकिल में जिसका नाम आपने सुना होगा, जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की इक्वेशन अगर मैं बोलूं कि बताओ ये रेस्पिरेशन कैसे करता है एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स, तो रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखोगे तो सिंपली आपको क्या करना है, रेस्पिरेशन की इक्वेशन बताओ। सो रेस्पिरेशन की इक्वेशन क्या है? सेम ऊपर वाली इक्वेशन को उल्टा लिख दो, C6H12O6 plus 6O2 will give 6CO2 plus 6H2O। तो ये रेस्पिरेशन हो गई। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? वो ये जो है जिससे आपका एटीपी बनता है, इसमें एक एनर्जी भी तो निकलती है, जो एटीपी बनता है उसको कहां से लेके आते हैं? अपने आप फोटोसिंथेसिस करके। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम होता है ऑटोट्रॉफ। ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब है ईटिंग, खुद से बनाएंगे खुद खाएंगे। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ऑटोट्रॉफ। तो फिर ये जो रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, इस चीज को हम लोग अगर ध्यान में रखें, इस रेस्पिरेशन की इक्वेशन को हम लोग अपने ध्यान में रखें, तो अब हमारे पास अगला सवाल आता है, तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स क्या हैं उनके बारे में जानते हैं। सो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जब आप हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में बात करोगे तो शब्द आया हेटेरो, हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, सो हेटेरो शब्द का मतलब क्या होता है? हेटेरो का मतलब होता है अपने से अलग। ठीक है, खुद से अलग जगह से अगर आप किसी चीज को यूज कर रहे हो, ठीक है, खुद से अलग, नॉट सेल्फ, नॉन सेल्फ, खुद के जैसा नहीं है, अलग है। ठीक है, हमारे जैसा नहीं है, कोई चीज हमसे बहुत अलग है तो उसे हेटेरो कहेंगे। और ट्रॉफ का मतलब होता है अगेन टू ईट। तो अगर आप अपने से कोई और चीज को खा जाओ और उसको खाने से आपके अंदर ग्लूकोज आ रहा है, उससे आप रेस्पिरेशन कर रहे हो और अपने शरीर के लिए एनर्जी डिराइव कर रहे हो, तो आप हेटेरोट्रॉफ हो। ठीक है, जैसे आप शाक सब्जी जो है लेके आते हो, भिंडी लेके आए, तोरई टिंडा लेके आए, सब कुछ लेकर आए, लाए, मम्मी को बोला कि मम्मी प्लीज बना दो, मुझे आज बहुत मन है लौकी तोरी टिंडा ऐसी चीजें खाने का। मम्मी को खुश कर दिया तुमने बोल के कि हरी सब्जी खा लूंगा आज मैं। तो तुम क्या कर रहे हो कि बेसिकली तुमने क्या किया, वो पौधे जो उग रहे थे अच्छे भले, उनको लिया, निकाला, उनको लेके काटा और उनको खा लिया। तो तुमने अगर पौधा खाया तो पौधे के अंदर भी, या जो कुछ भी खा रहे हो, तुम नॉनवेज भी खाते हो, चिकन भी खाते हो, तो चिकन भी कुछ खा रहा था। ठीक है, तो तुमने क्या किया कि खुद ने ही अपना खाना बनाया, दूसरे को उठा के खा लिया। ठीक है, तो दूसरे को उठा के खा लोगे तो तुमने क्या किया कि उसको लेके डाइजेस्ट करा। तो इंपॉर्टेंट सी प्रोसेस आती है जिस प्रोसेस का नाम होता है डाइजेशन। यहाँ पे एक प्रोसेस आती है डाइजेस्ट करना, किसी चीज को पचा जाना। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, वो जो है हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो अपने खुद का ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना सकते हैं। हमारे जो शरीर होते हैं उसमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपना खुद का
ग्लूकोज बना पाए, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, हम बाहर से किसी और चीज को खा लेंगे, उसको पचाएंगे और उससे ग्लूकोज निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पौधे खा जाते हैं। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन तो चिकन मटन मछली जो कुछ भी खा रहे हो तो वो खा लेते हो और उससे तुम्हारे को एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी कैसे मिलती है, अगेन तुम्हारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर था, से कॉम्प्लेक्स शुगर कैसे होगा, सी। तुम्हारे को कॉम्प्लेक्स शुगर का अगर फॉर्मूला लिखना है तो सिंपली ऐसे लिख दो कि कोई कॉम्प्लेक्स शुगर मेरे पास है तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स शुगर में CH2O N लिखा और इसको ब्रेक डाउन करा तो तुम्हारे को फिर से मिल गया C6H12O6। यही है डाइजेशन का मेन कहानी, ठीक है। तो यही है डाइजेशन, अल्टीमेटली ग्लूकोज बनेगा और यही ग्लूकोज फिर से रेस्पिरेशन में चला जाएगा। रेस्पिरेशन की इक्वेशन फिर से बोलो मुझे कि C6 लिखेंगे हम लोग, H12 लिखेंगे, O6 लिखा, उसके अंदर ऑक्सीजन लगा, ऑक्सीजन की वजह से CO2, वाटर और ATP यानी कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जी बन गई, ठीक है। तो C6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे भी 6 आएगा, तो आपका एक एनर्जी बन गई। तो हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो कि बाहर से किसी चीज को ले, खाएं, पचाएं और अपने शरीर में एनर्जी बनाएं, तो उनको हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। तो इनका दूसरा मेजर जो क्वेश्चन था, जो दूसरा मेजर इन्होंने बेसिस रखा अपने क्लासिफिकेशन का, वो था कि हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, R.H. विटेकर का नाम इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरा, इन्होंने 1969 के अंदर अपना सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, जिसके जो है बेसिस क्या थे। नंबर 1 था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, कि वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। नंबर दूसरा कि यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है। नंबर तीसरा ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है। अब नंबर चौथे पे आते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसे करता है। आपको मैंने जो है पिछले चैप्टर के अंदर जब मैं बात कर रहा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए थे, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन करने का मतलब होता है कि अपने जैसे और बना लेना, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है खुद जैसा बना लेना। तो खुद जैसा बनाने के लिए 2 टाइप के मोड होते हैं, कि या तो एसेक्सुअली होगा, जो कि मोस्ट कॉमनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। यानी कि एसेलुलर का मतलब हुआ क्या, कि ऐसे एक सेल है जिसका नाम तुम लोगों ने हो सकता है सुना हो कि अमीबा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अमीबा, ठीक है। इस अमीबा ने क्या किया, इसको अपने जैसे और बनाने थे। इसने क्या किया, इसने ऐसे खींचा अपने आप को एक तरफ, ऐसे खींचा अपने आप को एक तरफ और अपना न्यूक्लियस भी से फोड़ लिया आधा। अब यहाँ पे 2 अमीबा बन गए। तो ये इस चीज को कहते हैं बाइनरी। बाइनरी का मतलब, बाई का मतलब होता है 2, बाइनरी फिजन। फिजन का मतलब बंट जाना, किसी भी चीज को बांट दो तो फिजन हो गया। तो अमीबा ने बाइनरी फिजन कर लिया, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल के नाम पे अगर आए तो ये इस चीज को कहते हैं कि बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि ए सेक्सुअल मोड है। अगर मैं कह रहा हूं ए सेक्सुअल, तो ए सेक्सुअल शब्द के अंदर 2 हिस्से, फिर से करो हर शब्द के। ए का मतलब होता है किसी चीज की एब्सेंस। क्या होता है, ए का मतलब किसी चीज की एब्सेंस, कोई चीज नहीं है। सेक्सुअल का मतलब होता है कि कोई जेंडर, कोई 2 सेक्स नहीं है। जैसे कि मेल एक सेक्स होता है एंड फीमेल एक सेक्स होती है, ठीक है। तो ये दोनों एक सेक्स है, दोनों के दोनों सेक्स है। अगर मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं है तो उसको एसेक्सुअल कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 इंडिविजुअल नहीं है, ठीक है, 2 इंडिविजुअल्स। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि कोई चीज एसेक्सुअल है तो उसका मतलब जो है, सेक्सुअल वर्ड का मतलब होता है हैविंग टू डू विद 2 इंडिविजुअल, ठीक है।
एक मेल होगा एक फीमेल होगा, और उसकी वजह से अगर कोई नई चीज जनरेट हो रही है तो सेक्सुअल हुआ। तो एसेक्सुअल का मतलब है कि बिना किसी मेल और फीमेल के इन्वॉल्वमेंट के एक सेल था, उस सेल ने अपना डिवीजन करा और 2 सेल बना दिया। तो ये भाई इसके अंदर क्या हुआ कि एक सिंगल पेरेंट था, क्या है, सिंगल पेरेंट सेल था, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग आ गई, ठीक है, सिंगल पेरेंट से ऑफस्प्रिंग आ गई, सिंगल पेरेंट से संतान की उत्पत्ति हो गई, तो उसको कहेंगे कि ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जब हम लोग कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंटली कि 2 पेरेंट्स हैं, नंबर 1 2 पेरेंट्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। नंबर 2 चेंज इन जेनेटिक मेकअप। नंबर 2 चेंज इन जेनेटिक मेकअप। क्यों? इससे पिछला वाला तो एसेक्सुअल था, उसमें आपने ऐसा कुछ क्यों नहीं बोला कि जेनेटिक मेकअप के अंदर क्या होता है? भाई ये भी तो समझो कि एसेक्सुअल वाला जब हम लोग बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल वाले के अंदर जिसके अंदर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, तो बेसिकली क्या है, एक सेल है जो इसका जो जेनेटिक मेकअप है वही इसके दोनों आगे आने वाली जनरेशन का जेनेटिक मेकअप होगा, कोई चेंज नहीं होगा ना। तो ये एसेक्सुअल मोड है, नो चेंज इन जेनेटिक मेकअप, कि जीन्स का जो डीएनए है वो कुछ चेंज नहीं हुआ, कोई जेनेटिक चेंज ही नहीं हुआ, तो इसको कहेंगे कि ये एसेक्सुअल है। और इसके अंदर नो जस्ट 1 पेरेंट इन्वॉल्व, 1 पेरेंट गिव राइज टू नेक्स्ट जेनरेशन। यहां पे क्या है, 2 पेरेंट्स दे रहे हैं और जेनेटिक मेकअप में चेंज हो रहा है, तो इसको कहते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसको कहते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये सब चीजों का अगर ध्यान रखोगे तो याद रह जाएगा। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आर.एच. व्हिटेकर ने ध्यान रख के बोला वो था कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब शब्द आता है फाइलोजेनी क्या है, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ये चीजें आपस में, फाइलोजेनेटिक। सो फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी। फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जब हमारे आर.एच. व्हिटेकर जी ने बताया तो उन्होंने हम लोगों को कुछ चीजों के बारे में बोला कि इन चीजों का ध्यान रखना। इसके अंदर उन्होंने क्या क्या चीजों का ध्यान रखने को बोला था? सबसे पहला कि अब मेरा नाम याद रखना कि मेरा क्वेश्चन आएगा, नंबर 1। नंबर 2 कौन सी ईयर में दिया था, ये क्वेश्चन आता है। नंबर 3 कि भाई ये जो 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन था उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था वो है 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन, जिसके कुछ बेसिस थे कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर आता है सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब इनके बेसिस पे इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में था क्या। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में उन्होंने 5 किंगडम्स बताई, ठीक है। उन्होंने हमारे को 5 किंगडम्स दिए हैं कि लो बच्चा अब तुम 5 किंगडम समझो। तो पहली किंगडम उन्होंने क्या करी, जिसका नाम था मोनेरा। दूसरी किंगडम प्रोटेस्टा, तीसरी किंगडम प्लांटे, चौथी इस तरीके से उन्होंने बता दी। अब हम लोग करेंगे कि हम कैसे समझें इस चीज को। तो समझने का तरीका समझो कि पहली बात तो यूनिसेलुलर है ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सबसे पहला उन्होंने बोला कि भाई यूनिसेलुलर हो, हाँ, तो हम सब यूनिसेलुलर है पहला। तो यहां पर मोनेरा आ जाती है।
तो ये पहला उन्होंने बोला कि ये डब्बा बना लो कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं और यूनिसेल्युलर हो वो एक तरफ आ जाओ, और उसके अंदर भी तुम यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स हो। प्रोकैरियोट्स तुम लोगों ने अभी पढ़ा था बच्चों कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बाहर एक सेल वॉल होती है, अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होगी जिसके बीच में जेनेटिक मेकअप होगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि पहला है कि यूनिसेल्युलर होना चाहिए और प्रोकैरियोटिक होना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला ठीक है, अभी ये लोग अलग हो गए, अब वो लोग आए जिनका नाम जो कि यूनिसेल्युलर है, बहुत अच्छे, यूनिसेल्युलर हो और यूकैरियोटिक भी हो। यूकैरियोटिक का मतलब है कि आपके पास एक प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जेनेटिक मटेरियल एक न्यूक्लियस के अंदर है, आपके पास सेलुलर फंक्शन करने के लिए सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, तो उनको उन्होंने बोला कि ये सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एक तरफ आ जाओ। अभी बोला कि नेक्स्ट आओ मल्टी सेलुलर वाले। सो मल्टी सेलुलर के अंदर उन्होंने बोला कि तुम मल्टी सेलुलर हो, इधर आ जाओ। सो मल्टी सेल्युलर हो और हेट्रोट्रॉफिक हो। ठीक है, हेट्रोट्रॉफ हो, बहुत ही अच्छे, एक तरफ हो जाओ, बट एब्जॉर्ब करके खाते हो। ठीक है, एब्जॉर्ब करके खाते हो तो एक साइड हो जाओ। फिर उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास मल्टी सेलुलैरिटी है पर ऑटोट्रॉफिक हो, तुम अलग हो, तुम्हारी एक अलग कैटेगरी, एक अलग फैमिली बनाऊंगा मैं। फिर लास्टली उन्होंने बोला कि तुम लोग मल्टी सेलुलर भी हो और हेट्रोट्रॉफ्स हो, पर डाइजेशन करके खाते हो, तुम लोग अलग हो जाओ। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ कैटेगराइजेशन करी। पहला कैटेगरी क्या बोला, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, सारे ऑर्गेनिजम्स एक जगह आ जाओ। ठीक है, अब आप में से जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक हो एक तरफ। ठीक है, और उनका नाम दिया उन्होंने कि आज से आप लोगों का नाम है मोनेरा। मोनेरा, ठीक है, तो उन्होंने इस क्लास का नाम रख दिया, एक पूरे कैटेगरी का टैक्सा का नाम रख दिया कि आपका नाम मोनेरा है। दूसरा बोला कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो एक तरफ आ जाओ। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ गए तो इसका नाम रखा उन्होंने कि ये है प्रोटिस्टा। क्या है, प्रोटिस्टा। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप मल्टी सेलुलर हो पर एब्जॉर्ब करके चीजों को ले रहे हो बाहर से, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ हो, मल्टी सेलुलर हो पर एब्जॉर्ब करके लेते हो, तो आपकी एक अलग कैटेगरी बनेगी जिसका नाम है फंगस। तो उन्होंने रखा कि इसका नाम फंजाई। ठीक है, अभी आप मल्टी सेलुलर हो बट अपना खुद का खाना बना सकते हो, ऑटोट्रॉफिक हो, तो आपके किंगडम का नाम रख दूंगा मैं प्लांटे। प्लांटे। और लास्टली आप खाना दूसरों से उठा के खाते हो, मल्टी सेलुलर हो, तो आप हो एनिमल्स, एनिमेलिया। ठीक है, तो यही बेसिस बना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का। नंबर 1 मोनेरा, जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स आते थे जैसे कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। देखो इस चैप्टर के अंदर ना सिर्फ तुम्हें समझना है बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स को याद रखना है। जैसे कि आपके को अगर कोई पूछे कि मोनेरा के एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो प्रोकैरियोट्स हैं। कौन से, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। देखो ये लिखा ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में आता है प्रोटोजोआ और एल्गे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करेंगे आने वाले टाइम पे। ठीक है, तीसरा उन्होंने बोला कि भाई जितने भी मल्टी सेलुलर हैं और एब्जॉर्ब करके जो है खाना खाते हो, हेट्रोट्रॉफ हो। हेट्रोट्रॉफ का मतलब तो समझ गए हो ना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी एनर्जी के लिए, एनर्जी मॉलिक्यूल्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हो, उन पे निर्भर हो, उनको कहते हैं कि ये हेट्रोट्रॉफ है। और अगर कोई चीज सोख के ले रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म
जो कि अपने खाने की चीज को सोख के ले रहा है, उसका नाम है फंगस, ठीक है, फंजाई। और लास्ट जो है तुम्हारा फिर आते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफ यूकेरियोट है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका नाम आ गया प्लांटे। तो ये चौथे हो गए। और पांचवा कि आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हेटेरोट्रॉफ है, और इंजेस्शन करके खाने को अपने शरीर के अंदर रख के खाते हो, ठीक है, डाइजेस्ट कर पाते हो, इंजेस्ट कर पाते हो, तो तुम मल्टी सेलुलर हो, तुम्हारा एनिमलिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे सारे के सारे वो कैटेगरीज देखे, हम लोगों ने वो सारे पॉइंट्स देख लिए जो कि हमें आर.एस. व्हिटेकर जी ने दिए थे कि इन बेसिस पे मैंने अपना क्लासिफिकेशन बनाया। नंबर 1 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। देखो हम लोगों ने ये देखा ना कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा कि सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन देख लिया। फिर हम लोगों ने इधर आए, यहां आके हम लोगों ने देखा कि ये यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, सेल्यूलैरिटी देखिए कि यूनिसेलुलर हो कि मल्टी सेलुलर हो। फिर हम लोगों ने ये देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, देखा ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा तुमने। फिर यहां तक किसी ने सवाल नहीं पूछा कि तुम्हारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यहाँ पे बस पूछा कि यूनिसेलुलर हो कि मल्टीसेलुलर, सबने बोला यूनिसेलुलर है, ठीक है, सारे यूनिसेलुलर एक तरफ हो जाओ। अब यूनिसेलुलर हो तो ये बोलो कि तुम्हारे जो सेल का स्ट्रक्चर है कैसा है, यूकेरियोटिक है प्रोकैरियोटिक है, तो प्रोकैरियोटिक्स को अलग रखा, यूकेरियोटिक्स को एक तरफ रखा। अभी मल्टीसेलुलर आ गए, तो मल्टीसेलुलर के तो तुम्हारे खाने का तरीका क्या है, तो भाई तुम एब्जॉर्ब करके खाते हो, बाहर से खाते हो तो तुम हेटेरोट्रॉफ हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो तो तुम फंगस हो। अगर तुम अपना खुद का खाना खुद बना सकते हो तो तुम ऑटोट्रॉफ आ गए, ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया। फिर तुम अपना खाने को इंजेस्ट करके खा रहे हो, मतलब अपने शरीर के अंदर लेके फिर पचा के खा रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो ये बेसिस बना हमारे इंपॉर्टेंट 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन का, जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल सिस्टम है क्लासिफिकेशन करने का। एंड इसके अंदर आप जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और न्यूट्रिशनल मोड के बेसिस पे, किस किस चीज के बेसिस पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे और न्यूट्रिशनल मोड के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. व्हिटेकर। आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि आर.एच. व्हिटेकर कौन थे, किन्होंने 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर का पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। कौन सी ईयर में दिया था क्लासिफिकेशन सिस्टम, 1969 में दिया था सिस्टम, ठीक है। क्यों देना पड़ा, क्योंकि इससे पहले तक 2 सिस्टम क्लासिफिकेशन फॉलो होता था, जिसके अंदर किंगडम प्लांटे होती थी और किंगडम एनामेलिया होती थी। फिर इन्होंने किस बेसिस पे अपना सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, याद करो, अभी बताया था। इन्होंने अपने मेजर रखे थे कि जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कि सेल्स जो है प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। देन नेक्स्ट चीज आती है कि जो तुम्हारा सेल की सेल्युलैरिटी है वो क्या, तुम्हारे ऑर्गेनिज्म की सेल्युलैरिटी कैसी है, ऑर्गेनिज्म आपका यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है। देन उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कि वो ऑटोट्रॉफ है कि हेटेरोट्रॉफ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आती है कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ये सवाल आता है। एंड लास्टली उन्होंने फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए इन सारे के सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां तक देख लिया कि हम लोगों के पास क्या क्या सिस्टम्स हैं। क्लासिफिकेशन के बाद में हम लोगों को जो पढ़ने हैं, तो उसमें आपके आएगा किंगडम, आपको पढ़ना होगा किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनामेलिया। एंड यही रीजन था कि आर.एच. व्हिटेकर का सिस्टम इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, जहां पे आपसे मैं इस सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना शुरू करूंगा कि किंगडम मोनेरा क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा क्या है, किंगडम प्लांटे कैसा है और किंगडम एनामेलिया क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों के पास अगर कोई सवाल है तो आप वो चीज़ों को जो है बुक्स में देख सकते हो, लेक्चर को फिर से समझ सकते हो। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग कल मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, जो हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे आगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को और डिटेल में, कि मोनेरा क्या है, प्रोटिस्टा क्या है और ये सारे के सारे सिस्टम्स क्या हैं। जब तक आप लोग पढ़ते रहो और सीखते रहो। चलिए बाय बाय।